जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ ज़मान अरशद। तो ये हमारा सेकंड सेमिनार है जिसमें हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के बात करेंगे। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, माई सेल्फ इंट्रोडक्शन एज अ फ्रीलांसर, my success story as a freelancer, detailed analysis on Fiverr, how to create a gig, how to optimize the gig, and demanding skill as an engineer on Fiverr. And लास्ट पे हम जो है वो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट सेमिनार, जो भी क्वेश्चन लास्ट सेमिनार में रेज हुए हैं उनके मैं आंसर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग भी एक फ़िज़िकल बिज़नेस की तरह एक बिज़नेस है, एक जॉब की तरह जॉब है। अगर हम इसको फ़िज़िकल बिज़नेस की तरह इसको टाइम दिया जाए, जॉब की तरह इसको टाइम दिया जाए, तो ये आपका एक अच्छा बिज़नेस बन सकता है। आप एक अच्छी एजेंसी, एक अच्छी टीम वर्क के थ्रू काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, कैसे मैंने टीम बनाई, कैसे मैंने इससे अर्न अर्न करना शुरू किया। तो व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग में बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। कोई बी योर ऑन बॉस, हम खुद के बॉस होते हैं, लेकिन काम तो करना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम मतलब कि हम एक इसमें यह है कि हम घर बैठे काम कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें मैनेज करने पड़ते हैं। ऑर्डर जब ज़्यादा होता है, टाइम मैनेज करना पड़ता है। डेफिनेटली बात है कि पैसा जहाँ से कमाना है उस पे टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि हमें कोई भी पाबंदी नहीं है किसी बंदे की कि भाई तूने इधर आके इस ऑफिस में आके काम करना। हमने अपने कंफर्ट जोन में टाइम को मैनेज करके काम करना है। तो हमें नहीं जाना पड़ता 9 to 5 जॉब पे नहीं जाना पड़ता, लेकिन काम अपनी टाइम की स्लॉट से ऑर्डर चल रहा है उसको मैनेज करके, मतलब कि ऑर्डर हम 5 डेज़ का ले सकते हैं, 7 डेज़ का, लेकिन उस पर डेली टू डेली काम करना पड़ता है। तो नेक्स्ट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग क्या रिक्वायर करती है आपसे कि मुझे अगर सक्सेसफुल करना है तो फ्रीलांसिंग की क्या रिक्वायरमेंट है? प्रैक्टिस, जो भी स्किल आपने सेलेक्ट की है उसकी प्रैक्टिस की जाए। मीडियम लेवल नहीं वर्क करता फ्रीलांसिंग में, बेसिक लेवल तो बिल्कुल भी नहीं करता। मीडियम लेवल वर्क कर सकता है, लेकिन जब आपने किसी प्रोजेक्ट पे बीट कर दी है तो उसको सीखना शुरू कर दें। मैंने कुछ प्रोजेक्ट, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे भी किए हैं जो मैं बिड करके बाद में उसको देखता था कि अगर ये क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं इसको कैसे करना है। आपने अपनी स्किल में एक्सपर्ट हो जाना है, एक्सपर्ट हो जाना है, फिर तो चल जाएगा काम। उसके बाद पेशेंस, आपने सब्र से काम लेना है इसमें, मतलब कि जल्दबाजी से काम नहीं चलता, सब्र। और उसके बाद मैं जो रिकमेंड करूँगा, जब भी आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो मैक्सिमम 3 या 2 स्किल आपने लेके चलना है। डिफरेंट आइडियाज़ लगाने हैं, एनालिसिस करना है कि ये आइडिया काम नहीं कर रहा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा नहीं कर रहा तीसरा काम करेगा। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मतलब कि इसको टाइम दें। क्योंकि ये लास्ट सेमिनार में एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि इसमें जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इन्वेस्टमेंट जो है वो उसी की टाइम टाइम इज़ जो इसकी इन्वेस्टमेंट। आप इसको टाइम देंगे, इसको सीरियस होकर करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो आप एज अ फ्रीलांसर कामयाब हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए मोटिवेशनल भी हो सकता है कि मैंने जॉब के साथ साथ कैसे जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की। तो मेरी 9 to 5 जॉब थी और मैं 25,000 सैलरी पे जो है वो काम कर रहा था। तो मैंने, मतलब कि मुझे पता था कि मेरे लिए ये इट्स नॉट इनफ। तो मैंने फ्रीलांसिंग साथ साथ जो है ना वो चीज़ें देखना शुरू कर दी, मैंने डिजी स्किल को देखना शुरू कर दिया। तो डिजी स्किल से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, कुछ मुझे यूट्यूब से भी, मतलब कि मैंने फ्रीलांसिंग ज़्यादातर जो है वो यूट्यूब डिजी स्किल से सीखी है। तो मैंने जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की है वो विद नो स्किल, लेकिन मेरे अंदर स्किल थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कुछ कोई स्किल है, लेकिन मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की विद नो स्किल। कैसे कि मैंने स्टार्ट फाइवर से लिया। तो
फाइवर को मैं एनालिसिस करता रहता था कि लोग क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। जो भी मेरे माइंड में आता था कि ये मैं कर सकता हूँ तो उसको मैं सर्च करता था, गिग्स ना स्क्रॉल डाउन करके देखता रहता था। तो मैंने जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट की वो विद नो स्किल मैं उसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने एज अ बैचलर, जो भी बंदा बैचलर कर ले उसको इंटरनेट रिसर्च आज के दौर में आती ही है। तो मैंने डाटा एंट्री और रिसर्च का काम करना शुरू कर दिया। तो स्टार्ट में मैंने जो है वो एक पहला प्रोजेक्ट उठाया, यूक्रेन का बंदा था, मैंने $5 का प्रोजेक्ट उठाया था। और एक और बात में मैंने अपने आप से ज़िद लगाई हुई थी कि मैंने पहला प्रोजेक्ट रियल प्रोजेक्ट उठाना है। लेकिन कुछ लोग आजकल अकाउंट बनाते हैं और एक दो फेक रिव्यू लेते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। ये भी इट्स वर्क, मतलब कि काम कर सकता है, लेकिन मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि अब ना रिव्यू लेना चाहिए। मतलब कि मैंने 3 साल में एनालिसिस करके अगर आप जल्दी ऊपर आना चाहते हो रिव्यू ले लेना चाहिए। लेकिन मैंने अपने आप से जिद लगाई हुई थी कि मैंने जो है ना बाय रिक्वेस्ट से ही, बिड से ही काम लेना। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था कि मैंने टूरिस्ट प्लेसेस और उनकी रेटिंग, उनकी प्राइस रेंज ढूंढनी है क्लाइंट के लिए। मैंने एक्सेल की शीट बनाकर क्लाइंट को दी थी। तो वो मेरा $5 का प्रोजेक्ट था। तो उस क्लाइंट के साथ मेरे 3 से 4 ऑर्डर हुए थे। सेकंड मेरा प्रोजेक्ट था यूएसए क्लाइंट के साथ। वो था कि मैंने ना स्लाटर हाउस ढूंढने थे, हलाल स्लाटर हाउस यूएसए में। तो थर्ड उसके साथ मेरा एक ही ऑर्डर था। उसके बाद थर्ड था फिलिपीनी था, उसका कोई ई कॉमर्स का बिज़नेस था। तो वो मुझसे फेसबुक पेज क्रिएशन करवाता था। मतलब कि मैंने फेसबुक पेज क्रिएट करना, उसका एक क्राइटेरिया था कि ये चीज़ का ये इंट्रोडक्शन रखना है और ये चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो मैं डेली के 30-40 जो है ना वो पेज क्रिएट करता था। और मैंने स्टार्ट में काम $5 पे किया। इवन कि मैंने जो $60 से $70 का पहला विड्रा था मेरा, 5 करके डॉलर जो है ना वो मेरा प्रोफाइल पे ना रिव्यू आना शुरू हो गए। तो मैं विद नो स्किल से स्किल में कैसे है, मतलब कि मैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे इसमें आ गया। लेकिन मैं अब तक जो है ना वो राइटिंग का काम करता रहा हूँ, एकेडमिक का काम। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा क्योंकि फाइवर पे अलाउ नहीं है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा एथिकल वर्क जो है वो, मतलब कि लीगल वर्क है। राइटिंग हरगिज़ नहीं करूँगा। अगर कोई करना चाहता है तो अपने बिहाफ पे कर सकता है, लेकिन आपका अकाउंट नहीं बचेगा, अकाउंट बिल्कुल भी नहीं बचेगा। मैं अब एनालिसिस कर करके कुछ ट्रिक्स पे ले आया हूँ कि अकाउंट बचा लेता हूँ। मेरे 5 अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, कुछ लेवल 2 के, कुछ लेवल 1 के, कुछ विद नो लेवल के। लेकिन एकेडमिक में एक ये है कि क्लाइंट डायरेक्ट व्हाट्सअप पे आ जाता है। तो अब मेरे पास काफ़ी काम जो है वो व्हाट्सअप के थ्रू ही आ रहा है। मेरे पास मोर देन 200 क्लाइंट जो हैं वो व्हाट्सअप पे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मैं एकेडमिक को अनएथिकल कहता हूँ। मैं इसको मूव ऑन हो रहा हूँ। मैं मतलब कि यहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अर्न किया। अभी आपको मैं आगे कुछ स्टैट्स दिखाऊंगा कि मैंने कितना अर्न किया है। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप एकेडमिक करें। मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप आगे कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। कुछ मेरे दोस्त हैं जो वो छोटी छोटी एजेंसीज बनाकर काम कर रहे हैं। तो मैं अब कुछ और चीज़ों की तरफ मूव हो रहा हूँ, मतलब कि यहाँ से मैंने अर्न कर लिया है। तो अब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अमेज़ोन की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। वहाँ पे मैं एज वीए की सर्विसेज दे रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक दुबई का अमेज़ोन का अकाउंट चल रहा है, मतलब कि उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो यही था मेरा इंट्रोडक्शन, मतलब कि मैंने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की। तो मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैंने भाई ये करना है, मैंने ये करना है, मतलब शौक था। भाई मतलब कि जैसे वो कहते हैं मेरा प्रोफेशन ही मेरा शौक है। तो ये शौक अगर आपको होगा तो आप कुछ ना कुछ कर जाएंगे। तो ये मेरी दो स्टोरी हैं, एक ही रोज़गार पे और एक डिजी स्किल पे। डिजी स्किल की जो स्टोरी है वो सबसे पहले आई थी, मतलब क्योंकि मैं डिजी स्किल को देख रहा था। और ई रोज़गार पे ये बहुत कम फिगर है, मतलब कि ये तकरीबन 3 माह बाद या 4 माह बाद ना वो अपडेट लेते रहते हैं। तो ये $1940 तो कुछ भी नहीं है, फिगर कुछ और हैं, बहुत ज़्यादा और हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिव डिज़ाइनिंग। मतलब कि मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एथिकल वर्क अनएथिकल वर्क था, मैं मूव ऑन हो रहा था। मतलब कि मैं चीज़ों को देख रहा था, मैं किसी और की तरफ मूव ऑन हो जाऊँ। नो डाउट पैसा है, लेकिन अनएथिकल की वजह से मैं मूव ऑन हो रहा था। ये क्रिएटिव डिज़ाइनिंग का मैंने $10 का सिर्फ काम किया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना क्रिएटिव डिज़ाइन का, सिर्फ $10 का सारा काम मैंने इलेक्ट्रिकल, एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज अ
मतलब कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, कुछ मैंने चीज़ें बहुत सी सीखी। मल्टीसिम का मुझे सॉफ्टवेयर का नाम नहीं पता था, मैंने फ्रीलांसिंग में आकर सीखा। मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया था अपनी इंजीनियरिंग में, मल्टीसिम पे काम सीखा, अल्टीस्पाइस पे सीखा। मैटलैब को मैं आउटसोर्स करता रहा हूँ, मैटलैब में मैं वीक था, आउटसोर्स करता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम टीम वगैरह ये वो चीज़ें सारी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे मेन जो इस सेमिनार का अ, है वो लेक्चर वो यही है कि फाइवर। तो ये मैं साथ साथ ना दो दो चीज़ें कवर करूँगा, हाउ टू चेक कंपटीशन, हाउ टू क्रिएट गिग। ये साथ साथ ही जो है ना वो कवर होती जाएंगी। तो हम अब एक दो कीवर्ड से ना चेक करते हैं। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से चेक करूँगा, क्योंकि मैं जिस फील्ड में काम करता आ रहा हूँ उसी फील्ड से करूँगा। आप अगर कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने अपनी स्किल के लिहाज से, अपने सब्जेक्ट्स के लिहाज से अपना कंपटीशन चेक करना है। तो अभी मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके जाऊंगा वर्ड क्रोम की। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने चेक करना है कंपटीशन, हमारा कंपटीशन क्या है, मतलब कि किसी भी सिलेक्टिव स्किल में हमने कंपटीशन चेक करना है। तो मैं आपको उसका फाइवर का मतलब फाइवर पे ही जो है वो कंपटीशन चेक कराऊंगा, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने इलेक्ट्रिकल का कंपटीशन चेक करना है। तो अगर हम सिर्फ लिखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये एक मेन कीवर्ड है। इसमें बहुत से लोग आपको मतलब कि 993 सर्विसेज लोग दे रहे हैं, लेकिन कोई मतलब कि डिफरेंट, ये देखना आई विल डू आर यू ट्रांसलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसमें सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कवर कर रहा है। ये है कि आप गीग लगा सकते हैं, लेकिन एक और सब्जेक्ट में, अब मैं एक सब्जेक्ट वाइज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मतलब कि चेक करता हूँ। अगर कोई बंदा डीएलडी में अच्छा है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, तो इसमें अब आप कंपटीशन भी, एक कीवर्ड पे कंपटीशन भी चेक करेंगे, इसी कीवर्ड में हम कंपटीशन चेक करेंगे हमने रैंक कैसे करना है, किस वर्ड कीवर्ड पे हम जल्दी रैंक कर सकते हैं। तो डीएलडी को मैंने सर्च किया, सिर्फ 128 लोग सर्विसेज दे रहे हैं। इसी को अगर हम इस तरह लिखें, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, तो इसमें देखें 1500 लोग हैं। मतलब कि हम किस कीवर्ड पे जल्दी रैंक कर सकते हैं, डीएलडी पे। इसी तरह आपने अपनी फील्ड के लिहाज से आपने एनालिसिस करना है, खुद रिसर्च करनी है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, इस कीवर्ड पे हम जल्दी रैंक कर सकते हैं। तो इस तरह तो हम अपना ना कंपटीशन चेक कर सकते हैं, किस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। तो अभी वापस हम यहाँ पे आते हैं। तो हाउ टू क्रिएट गिग, हम गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एंड सेलेक्ट कीवर्ड। कीवर्ड का मैं आपको बताया कि कीवर्ड जो है वो कैसे कर सकते, कीवर्ड कैसे जो है ना वो कौन सा आपने हमने चूज़ करना है। तो हम गिग क्रिएशन, एक मैं सैम्पल जो सिंपल गिग क्रिएट करूँगा, तो आपको थ्रू आउट एनालिसिस बता दूंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है। तो लेट्स सपोज हम डीएलडी की एग्जांपल लेते हैं। आई विल हेल्प यू इन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। अब हमने ना दोनों कीवर्ड को सर्च किया था हमने, यहाँ पे डीएलडी भी ही लिख देना है, क्योंकि हमारे दोनों कीवर्ड मतलब कि इन डिमांड है, तो दोनों ही टारगेट हैं। तो डीएलडी हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देंगे और उसको दूसरी एब्रीवेशन फॉर्म में भी लिख देंगे, डिजिटल लॉजिक। आई विल हेल्प यू इन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स। तो इसमें आपको प्रोजेक्ट्स आएंगे, मतलब कि एथिकल प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो एकेडमिक के लोग आएंगे। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप एकेडमिक वर्क करें, क्योंकि अकाउंट नहीं बचेगा। किसी क्लाइंट ने भी रिपोर्ट किया, अकाउंट नहीं बचेगा। कुछ वो इवन यूनिवर्सिटी की फाइल्स ट्रैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे ना इनके फाइवर के डिपार्टमेंट हम कह सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमारा लाइफस्टाइल ऑनलाइन ट्यूटरिंग में नहीं आ रहा, प्रोग्राम टेक स्पोर्ट एंड आईटी इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन मैं इसमें यूज़ करता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम ना 5 कीवर्ड लगा सकते हैं। हमने वो एक कीवर्ड का बताया था आपको, मतलब एक कीवर्ड बताया था। तो अब हम इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कीवर्ड भी लगा सकते हैं, डीएलडी का भी लगा सकते हैं,
सर्किट एनालिसिस का भी लगा सकते हैं। तो मतलब कि हमने किसी भी पॉइंट पे ऊपर आना है, ये 3 कीवर्ड तो हम लगाएंगे ना, जैसे DLD, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और एक आप सर्किट एनालिसिस लगा लें। ये अगर आप इधर सर्च करेंगे ना सर्किट एनालिसिस, तो ये देखिए ना, इसके 267 लोग हैं। ये भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी देखें ना DLD के कुछ इसमें गिग्स लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक कर गए तो आपको सर्किट एनालिसिस का काम ज़्यादा आएगा, अगर DLD पे रैंक कर गए तो आपको DLD का काम ज़्यादा आएगा। और अब एथिकल वर्क में ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम PCB डिज़ाइनिंग करते हैं, इसमें कुछ एक, अब मैं उस बंदे को नॉमिनेट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें किसी की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करना अच्छी बात नहीं है। एक मेरा दोस्त इस इन फर्स्ट पेज पे ही है, वो जो है ना, वो उसने 3 बंदों की एजेंसी है, वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने अभी तकरीबन 6 से 7 माह हुए स्टार्ट हुए, तो लेवल 2 पे हैं वो। ये देखें ना, ये बंदा टॉप रेटेड है, इसको मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, तो अच्छा है, फाइवर की चॉइस भी है। और इसके ऑर्डर देखना कितने क्यू में, 6 ऑर्डर क्यू में। तो हम अब पीसीबी डिज़ाइनिंग में अगर हम जो कंपटीशन चेक करना चाहते हैं, अब पीसीबी पे सिर्फ 1175 सर्विसेज हैं। अगर पीसीबी डिज़ाइन पे देखें तो 100 कम हो गया, मतलब कि यहाँ इसमें इस कीवर्ड पे कंपटीशन कम है। इसी तरह अगर हम पीसीबी डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर को मतलब कि ईगल सॉफ्टवेयर पे अगर सर्च करें, ईगल कीवर्ड जो है वो ईगल पीसीबी, इस कीवर्ड पे हम अगर रैंक इस पे भी कर सकते हैं। ये देखें, इस पे 147 है, मतलब कि 147 जो सर्विसेज दे रही, इस कीवर्ड पे हम जल्दी रैंक कर सकते हैं। तो ये हमने इसी तरह ऐड करके नेक्स्ट कर देना है। इसमें करेक्टर ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब कि 3 जो है ना, 3 लफ्ज़ का कीवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। 20 से ज़्यादा करेक्टर हो रहे हैं, इसकी वजह से ना मसला कर रहा है। जी, उसके बाद जब हम अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे तो पैकेज आ जाएंगे। तो हम एक एक पैकेज भी रख सकते हैं लिखने के, ऑल सर्विसेज अवेलेबल एट वन टेबल, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 3 में डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं जो नाम देता हूँ बेसिक को, वो सिल्वर नाम देता हूँ। सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। तो अब हम DLD की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई विल डू बेसिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, आई विल डू मीडियम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्लस रिपोर्ट, कि मतलब कि इस प्रोजेक्ट के साथ हम रिपोर्ट भी देंगे। आई विल डू complex projects प्लस रिपोर्ट प्लस सिमुलेशन। मतलब कि हमने इनको ना डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कि क्लाइंट अगर इस पर पैकेज को ख़रीदता है तो हमने इसमें रिपोर्ट भी देनी, सिमुलेशन भी देनी। इसमें सिर्फ रिपोर्ट, इसमें सिर्फ प्रोजेक्ट को बताना है। और इसका हमने डिलीवरी टाइम सेलेक्ट कर लेना है, 2 डेज़, 3 डेज़, और इसका 7 डेज़ कर लेते हैं। उसके बाद रिवीजन है, मतलब कि हम काम कर रहे हैं तो कोई क्लाइंट को मसला आता है तो उसको कहता है कि इसको दोबारा करके दो, उसको रिवीजन कहते हैं। तो इसमें अपनी मर्ज़ी से 1-2 रिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 रिवीजन करेंगे क्योंकि हम इस पैकेज का चार्ज भी ज़्यादा करेंगे। तो स्टार्ट पे मैं रिकमेंड करूँगा कि हमने $5 पे ही काम करना है।
मतलब $5 की प्राइस रखनी है, इसकी हमने बढ़ा देनी है, इसकी हमने इससे ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि हम इसमें सर्विसेज ज़्यादा दे रहे हैं, इसकी प्राइस ज़्यादा है, इसमें सर्विस थोड़ी सी कम है, इससे उससे ज़्यादा कम है। अच्छा जी। उसके बाद ये पॉइंट्स मैंने कभी यूज़ नहीं किए, ना ही क्लाइंट कभी यूज़ करता है। एक्स्ट्रा फॉर डिलीवरी, फ़र्ज़ करें हमने प्रीमियम पैकेज में क्लाइंट चाहता है कि हमने डिलीवरी रखी 7 डे, क्लाइंट कहता है कि यही सर्विसेज, यही जो है वो ये वाला पैकेज हम मुझे 3 दिन में चाहिए। तो अगर हम 3 दिन में सेलेक्ट करेंगे, हम क्लाइंट को कहेंगे भाई हम $20 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे अगर हम आप 3 दिन में चाहते हैं। तो ये इसी तरह ये है। उसके बाद एडिशनल रिवीजन, अगर हमने 3 रिवीजन इसमें दे दी, क्लाइंट फिर कहता है कि मुझे एक और रिवीजन चाहिए, तो फिर हम उसके एक रिवीजन के चार्जेस हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे कि हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे प्राइस अपनी कि इतने में चार्जेस करूँगा दोबारा, और डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये कभी नहीं यूज़ किया, मैं मतलब कि नहीं यूज़ करता कभी भी। और ये स्टॉक फ़ोटोज़, मतलब कि ये ग्राफिक वालों के लिए कि लाइसेंस्ड फ़ोटो हमने प्रोवाइड करनी है, तो ये हमारे काम का नहीं है। तो इस तरह हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद सबसे मेन चीज़ आती है वो डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन हमने ना खुद लिखनी है, मतलब कि किसी को नहीं कहना कि ये जो है वो, किसी को कॉपी नहीं करनी, लेकिन आइडियाज़ लेने हैं कि कहाँ से जो है वो लोगों ने क्या लिखा हुआ और क्या कर रहे हैं। जैसे हम डीएलडी पे काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट लोगों की हमने गिगें ओपन करके आइडियाज़ ले लेने हैं कि कौन सी हमने जो है वो गिग, ये देखें इसने डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल बेसिक और समराइज होनी चाहिए, क्लाइंट इजीली इसको पढ़ सके और आपकी तरफ जो है ना आपको मैसेज करे। ये भी काफ़ी डिटेल में है, जैसे ये देखे थोड़ी सी समराइज लिखी हुई है। एक और बताता हूँ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। हाँ ये देखें ना, ये बिल्कुल ठीक है, मतलब इसने सॉफ्टवेयर भी बताए हुए हैं कि मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, और मतलब कि इसमें बुलेट्स में लिखा हुआ और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड है, ऐसी कुछ होनी चाहिए। तो मैं एज अ सैम्पल अब इसको कॉपी कर रहा हूँ, लिखने का मतलब टाइम काफ़ी टाइम ज़ाया होगा, लेकिन आपने खुद लिखनी है। अगर मैं क्यों कह रहा हूँ कि खुद लिखनी है, अगर फ़र्ज़ करें ये बंदा रिपोर्ट होता है, तो आपने इसकी कॉपी की है, तो आपको भी अफेक्ट हो सकता है, आप भी रिपोर्ट हो सकते हैं, मतलब कि इसका मसला आता है, लेकिन आप फ्री में इसके साथ जानो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने खुद लिखनी है। स्टार्ट पे हमने आपने अपना जो है ना वो इंट्रोडक्शन शॉर्ट सा लिखना है, और फिर या नीचे डिटेल देनी कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, और नीचे आपने लास्ट पे लिखना है सर्विसेज, मतलब कि इजी टू कम्युनिकेट, फास्ट डिलीवरी, ये वो चीज़ें जो है वो लास्ट पे लिखनी है। उसके बाद थैंक्स रिगार्ड आपने XYZ अपना नाम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये जो है ना यहाँ पे हमने डिटेल ऐड कर देनी। जब क्लाइंट के साथ हमारी डील हो जाती है, तो ऑर्डर स्टार्ट होता है। ऑर्डर स्टार्ट होने के बाद ना क्लाइंट को ये मैसेज होता है जो मैं भी लिख रहा हूँ। हमने जब भी कोई ऑर्डर स्टार्ट करना है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है कि ऑल डिटेल्स अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड डिलीवरेबल फाइल्स। ये ऐड कर देना। जब क्लाइंट ऑर्डर स्टार्ट होगा, क्लाइंट को ये मैसेज हो जाएगा, तो फिर वो सारी डिटेल प्रोवाइड आपको कर देगा, और डिलीवरेबल फाइल्स लिख देगी। डिलीवरेबल फाइल्स इसलिए लिखी जाती है कंफ्यूजिंग ना हो। बाज़ दफ़ा मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हुआ है कि क्लाइंट कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो बाद में फिर मसले मसाइल होते हैं। उसके बाद मेन आता है कि पिक्चर हमने कॉपीराइट फ्री लेनी है, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पिक्ज़ाबे से। पिक्ज़ाबे से जो है ना वो फ्री कॉपीराइट फ्री इमेज मिल जाती हैं। तो यहाँ पर हम DLD का लिख रहे हैं, तो सर्किट अगर लिखें तो पिक्चरें कुछ सर्किट से रिलेटेड आ जाएंगी। ये देखें ना, ये भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको एडिट भी कर सकते हैं, मतलब कि कैनवा कैनवा जो है ना वो फ्री एडिटिंग देता है विद नो वाटरमार्क, मतलब कोई वाटरमार्क नहीं है। उधर आप जो है ना वो अपनी पिक्चर एडिट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ अपनी रिसेंटली जो है मैंने एडिट की हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ये की हुई है, ये मतलब इंजीनियरिंग मैथ की हुई है। इसी तरह जो है ना वो हम अपनी फ्री एडिट कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके हम लगा सकते हैं। और उसके बाद आता है मेन चीज़ डायमेंशन, मतलब कि फाइवर की पिक्चर डायमेंशन क्या है, तो वो आपने इधर गूगल पे सर्च कर लेनी।
तो ये आपने लेंथ विड्थ जिसम की डिमेंशन रखनी है, पिक्सल में रखनी है। तो अभी मैं कोई रैंडम पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ये एक मैं रैंडम पिक्चर जो है ना वो ऐड कर रहा हूँ। ये मेरा इस पिक्चर में अकाउंट शो हो रहा है, ये लेवल 2 का अकाउंट था, ये मेरा शायद दूसरा या तीसरा अकाउंट था। तो यहाँ पर हम वीडियो भी अपनी डाल सकते हैं, मतलब कि अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं, उसके बाद पीडीएफ डाल सकते हैं। पीडीएफ नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप एथिकल वर्क कर रहे हैं तो आप अपने किसी प्रोजेक्ट की वीडियो जो है ना पीडीएफ डाल सकते हैं, मतलब डिटेल रिपोर्ट। उसके बाद हमारी गिग फाइनलाइज हो जाएगी, इसको हमने पब्लिश कर देना। लेकिन मैं पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ये अमेज़ॉन का अकाउंट है, तो इसको मैं पब्लिश नहीं कर रहा। तो मेन जो हम इसको थोड़ा सा फिर रिवाइज करते हैं, मेन बात है कीवर्ड की। जब आप गिग बना लेंगे, अपग्रेड एसईओ का भी आता है, तो इसको आपने चेंज कर देना। मतलब कि क्लाइंट आपके माइंड में हर एक को पता होता है कि मेरी सर्विसेज क्लाइंट कैसे आगे सर्च कर सकता है। मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है ना यहाँ पे हम डाल सकते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो वापस हम अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं कि अब हमने इसमें गिग क्रिएशन और कंपटीशन चेक कर लिया कि किस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट स्किल एज एन इंजीनियर। तो मैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में हम बताऊंगा कि कौन कौन से हम एथिकल वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। तो फिर हम आते हैं इसमें वापस फाइवर पे। तो और तीन तीन चार मैं बताता हूँ कि हम जो हम पीसीबी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। पीसीबी डिज़ाइनिंग में मेरे इन्हीं गिग में एक दोस्त है, मतलब कि उसने मुझसे सीखा, मेरी टीम में था, मतलब मेरा टीममेट था, मैं उससे काम करवाता था और डीएलडी का ही काम करवाता था। तो वो कह रहा था कि मेरे पास भी फाइवर अकाउंट है लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। फिर मैंने उसको एक यही कीवर्ड का मैंने उसे सारा बताया कि कीवर्ड आपने सेट करो, कीवर्ड सेट करो, डिस्क्रिप्शन सेट करो, तो उसको जो ना डायरेक्ट मैसेज आना शुरू हो गए। और मैं जो इलेक्ट्रिकल में कैसे है वो मैं आपको बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ कि मेरा एक कोलीग था, वो कहता कि भाई मैंने जब स्टार्ट कर दिया ना मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गया, मतलब मैंने ऑर्डर लेना शुरू कर दिए। तो कहता कि मुझे भी बताओ। उसने ना जाके मैंने उसे बताया कि ये ऐसे ऐसे गिग लगा, उसने जब गिग लगाई ना इलेक्ट्रिकल की, उसे डायरेक्ट मैसेज आना शुरू हो गया। मेरे जहन में फट जो है ना वो काम किया कि ये जो स्किल है ये डिमांडिंग है। मतलब मैं बाय रिक्वेस्ट से काम ले रहा था और उसको डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं, मैंने फ़ौरन जो है ना वो अपनी गिग लगा दी इलेक्ट्रिकल में। तो उसके बाद मैं इलेक्ट्रिकल में ही आ गया, वो मैंने डाटा एंट्री ये वो चीज़ें सारी छोड़ दी। उसमें भी बहुत काम है, बहुत काम है, डाटा एंट्री में बहुत काम, लेकिन मैं छोड़ गया था। मतलब मैं $5 पे बहुत कम काम किया मैंने। तो फिर जो है ना उसकी लगाई। तो इसके बाद हम यहाँ पे हाँ डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से एथिकल वर्क है। तो पीसीबी डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। ये देखिए ना 1000 नो कंपटीशन एज़ कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। अगर हम ग्राफिक को सर्च करें, लेट्स सपोज हम लोगो को सर्च कर लो, लोगो डिज़ाइन को सर्च करते हैं, तो आप देख के परेशान हो जाएंगे कि किस फील्ड में आना जो है वो आसान है, ग्राफिक में या इवन आप ग्राफिक तो चलो एक बहुत सैचुरेट मार्केट हो गया। हम वर्डप्रेस चेक कर लेते हैं। उसमें 1 लाख कुछ थे, इसमें 96,000 कुछ हैं। और पीसीबी डिज़ाइनिंग में कितने हैं? ओनली 1000। मतलब नो कंपटीशन। हम मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप जो है ना वो बाय रिक्वेस्ट करें और आप ऑर्डर ले सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बाय रिक्वेस्ट कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पीसीबी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसमें भी एक एग्जांपल मेरी दोस्त की है। तो उसने ना मतलब एकेडमिक वर्क शुरू कर दिया, तो बाद में उसे भी रियलाइज़ हो गया कि ये लॉन्ग लास्टिंग काम नहीं है। उसने 3 मंथ काम छोड़े रखा, मतलब कि उसने काम नहीं किया एकेडमिक। और उसके बाद उसने अपनी पीसीबी डिज़ाइनिंग की यहाँ जो वो टीम बनाई। अब वो 3 बंदे हैं, एक अकाउंट पे काम कर रहे हैं, मतलब कि एक एज अ टीम काम कर रहे हैं, तो वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। आई एक्सपेक्ट डैट कि वो 1 लाख से अबव मंथली वो निकाल रहे हैं। तो इस तरह हम एज अ टीम काम कर सकते हैं। टीम एज अ टीम हम ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। मैं जहाँ पे एज अ टीम
50 अर्न कर रहा था, तो जब मैंने टीम बनाई तो मैं वही जो है 1 लाख से अबव 1 लाख से मतलब इवन मैंने कुछ मंथ में 2 लाख भी अर्न किया है विद इन 1 मंथ। तो अगर आप इसको सीरियस लेंगे तो इंशाल्लाह आप भी जो है ना वो अर्न कर सकते हैं। तो पीसीबी डिज़ाइनिंग है, उसके बाद है आर्डिनो प्रोग्रामिंग। तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग में भी एक मेरा दोस्त है, जो उसकी मैंने आगे ना स्लाइड में एग्जांपल दी हुई है उसकी, लेकिन इंफॉर्मेशन हाइड करके मैंने दोनों की दी हुई है, पीसीबी डिज़ाइनिंग वाले की भी और उसकी भी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें भी कंपटीशन नहीं है। अब अगर आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग में अच्छे हैं तो आप ये कर सकते हैं। इंटरफेसिंग भी इसमें काफ़ी आती है, मतलब डिफरेंट डिवाइसेस की इंटरफेसिंग आती है। उसके बाद मैटलैब के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले जो है उन्होंने एनसिस शायद पढ़ा हुआ है, एनसिस भी कर सकते हैं। तो मैटलैब का मैंने काफ़ी काम किया, लेकिन मैटलैब का मैंने एक नस्ट का लड़का रखा हुआ था, उससे मेरी कोलैबोरेशन थी 70-30 की, मतलब 70 मैं एक्सपर्ट को पे करता था, 30 मैं खुद करता था। तो मैटलैब में भी ये देखें हम एथिकल प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो अभी जो बस ये यही है, मतलब इलेक्ट्रिकल में और भी हो सकते हैं मेरी नज़र में, जो ये हैं कि एथिकल वर्क हैं ये काम कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी सिम के प्रोजेक्ट्स भी हम कर सकते हैं। मल्टी सिम वो सॉफ्टवेयर है जो मैंने फ्रीलांसिंग के बाद सीखा था। मल्टी सिम पे भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब कि ये देखें मल्टी सिम में भी जो है ना वो कोई इतना हाई कंपटीशन नहीं है। मल्टी सिम आप सीखें, इसमें भी काम कर सकते हैं। बहुत मज़े का सॉफ्टवेयर है, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोटेस से बहुत अच्छे का मज़े का सॉफ्टवेयर है। तो पिक्चर और डिस्क्रिप्शन भी होगी। और उसके बाद ये एक पॉइंट रह गया, हाउ टू सेलेक्ट नो हाउ टू क्रिएट हाउ टू चेक सेलेक्ट। हाँ, अब ये पॉइंट रह गया कि हमारा जो है ना वो एक हमने स्किल सेलेक्ट कर ली, फ़र्ज़ कर हमने पीसीबी डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर ली है, तो अब वो चेक करना है कि फाइवर पे उसका काम आता भी या नहीं है, डिमांड में भी है या नहीं है, या ऐसे ही हम उसको सीख रहे हैं या लगे हुए हैं। तो हम उसका मैं एनालिसिस आपको बताता हूँ। तो पीसीबी डिज़ाइन पे आना हमने ना तकरीबन 6 से 7 ना गिगें ओपन कर लेनी है पीसीबी डिज़ाइनिंग की। पहले वाली कर लेंगे, उससे ही आपको एनालिसिस का पता चल जाएगा। ये हमने ओपन कर ली। अब हमने ना इनके क्यू में ऑर्डर चेक करने हैं। अगर तो क्यू में ऑर्डर ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली इसकी डिमांड है। इसका एक ऑर्डर क्यू में है, इसका कोई भी नहीं है। इसका 6 ऑर्डर क्यू में है, इसके एक ऑर्डर क्यू में। अब इसको तो डेफिनेटली जो है ना वो ऑर्डर आएंगे, क्योंकि ये टॉप रेटेड है। तो ये लेवल 2, इसके पास भी ऑर्डर हैं, इसके पास भी हैं। तो हमने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 8 गीग ओपन की, जिसमें से 2 बंदों के पास ऑर्डर नहीं है, लेकिन बाकी सबके पास हैं। तो इट्स मीन ये स्किल डिमांड में है। तो हम चेक कर सकते हैं, इस तरह चेक कर सकते हैं कि हमारी सिलेक्टेड स्किल इन डिमांड है या नहीं है। तो जो मैं एनालिसिस करता होता था यही करता होता था कि लोग ये काम कर रहे हैं और इसका कितना मार्केट में जो है ना वो सैचुरेशन है, कितना काम कितना ज़्यादा, लोग कितने। तो मैंने इस पॉइंट से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तो डाटा एंट्री स्टार्ट की थी। तो ये हमारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो गए। तो अब ये बंदा है जो मेरा टीममेट था, उसने उसके बाद पीसीबी डिज़ाइनिंग में मूव हो गया और 3 बंदों की उन्होंने टीम बनाई है। तो ये आप काउंट भी देख सकते हैं कि अगस्त का बना हुआ है। तो इसने काउंट पहले का बनाया हुआ था, लेकिन स्टार्ट बाद में किया, लेकिन अभी इसे 6-7 माह हुए हैं। तो ये लेवल 2 का सेलर है। उसके बाद ये बंदा टॉप रेटेड रहा है, और इस वक्त ये सोलो इंजीनियर है, मतलब अकेला ही काम करता है। तो ये आर्डिनो का काम करता है। तो इसकी ये वाली गिग जो है ना वो काफ़ी चलती है, बहुत ज़्यादा अर्न करता है। ये बंदा अकेला जो है ना वो 1 लाख से अबव अर्न करता है। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। उसके बाद है कि हमारे जो क्वेश्चन लास्ट सेमिनार में जो क्वेश्चन है कि जो रेज हुए थे उसके बारे में, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। यस, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू
स्टार्ट फ्रीलांसिंग, लेकिन इन्वेस्टमेंट चाहिए आपकी टाइम की, आपने टाइम देना है। उसके बाद है फेक प्रोजेक्ट एंड रियल प्रोजेक्ट। उसका जो मेन क्वेश्चन था कि क्लाइंट हमें चीट तो नहीं कर जाएगा, लेकिन क्लाइंट कभी भी नहीं चीट करेगा। फेक और रियल प्रोजेक्ट एक अलग चीज़ है। और पेमेंट लेके भाग तो नहीं जाएगा, वो इस सेंस में पूछ रहा था कि पेमेंट कैश भाग तो नहीं जाएगा। तो जब हम फाइवर पे ऑर्डर लेते हैं ना, तो जब क्लाइंट के पास हमारी डील हो जाती है, ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता, तो पेमेंट क्लाइंट से कट होके फाइवर के पास चली जाती है, उनके पास सिक्योर हो जाती है। तो हम उसको डिलीवर करेंगे वर्क, क्लाइंट को एक्सेप्ट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो 14 दिन बाद जो है वो फाइवर हमें पेमेंट दे देगा। अगर आप विदाउट ऑर्डर काम करेंगे एक्सेप्ट किए, तो फिर आपके पास डेफिनेटली आपके पास आपके साथ चांसेस हैं कि वो हो जाएगा, आपके पास चीट कर जाएगा क्लाइंट, मतलब भाग जाएगा काम लेके। और उसके बाद ये मेन क्वेश्चन अक्सर होता है लोगों का कि हम अपने डॉलर कैसे कैश करवाते हैं, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे पास पड़े हुए हैं $80, लेकिन मेरा अभी ना पेयोनियर इस पे बनने वाला है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि आपने जैज़ कैश के थ्रू पेयोनियर बनाना है। जैज़ कैश ऐप करें और नीचे पेयोनियर की ऑप्शन आ रही, आपने आपके पास एक मेल होनी चाहिए, उसको दबाएं। तो आपने अपना रियल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और जो भी डिटेल वो मांगे उसको दे के आपने साइन अप कर देना। उसके बाद आपने सिस्टम पे उसी अकाउंट को सिस्टम पे लॉगिन करना है। सिस्टम पे लॉगिन करने के बाद आपसे ना वो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट मांगेगा, आपने CNIC की फ्रंट बैक अपलोड कर देनी है। और 5-6 जो है ना वर्किंग डेज में वो अप्रूव कर देते हैं। अगर ना अप्रूव करें तो आपने स्पोर्ट्स पे उनकी सपोर्ट पे जाके ना बात करने के भाई मेरा अकाउंट जो है ना वो अप्रूव करने, क्योंकि लास्ट कोविड की वजह से ना इनकी कस्टमर सपोर्ट बहुत ख़राब हुई थी। तो जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपने इस पे क्लिक करना है, फाइवर रेवेन्यू कार्ड पे। तो आप जिस नंबर से रजिस्टर है उस पर कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कोड के बाद ना आपको मेल जाएगी। उस मेल पे आपने जाके लिंक पे क्लिक करना है और दोबारा साइन इन कर देना है। साइन इन जब करेंगे तो ये इंटरलिंक हो जाएगा। जब इंटरलिंक हो जाएगा तो आपने इस पे दबाना, तो आपकी पेमेंट पेयोनियर में चली जाएगी। पेयोनियर से बाद आप जो है ना वो जायज़ कैश में भी ले सकते हैं। उसके साथ बैंक अगर आप अटैच कर लें तो बैंक में ले सकते हैं। तो पेपाल तो बैन है पाकिस्तान में, पेपाल हम नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट जो है हाउ टू बिड ऑन अ प्रोजेक्ट, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि बिड कैसे करते हैं। अभी मेरे पास कुछ देर पहले मैंने इस अकाउंट पे ना बिड की है। तो हाँ, बिड की अगर बात करें तो मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी यहाँ पर 49 फिगर नहीं होता था। टू जो है ना तकरीबन 2000 से ऊपर जब वो फिगर होता था। मैंने 2000 बाय रिक्वेस्ट की थी जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। मतलब कि मेरा एक एम होता था कि मैंने 10 बाय रिक्वेस्ट डेली करनी है। और इसका ना बाय रिक्वेस्ट आने का टाइम होता है, अभी तो मुझे एक शो हो रही है ना, तो ये टाइम शो होता है कि जो मेरे मुताबिक है, मतलब मैंने जो एनालिसिस किया हुआ है वो दिन टाइम जो है ना 1 से 2 के दरमियान, शाम को 6 से 7-8 के दरमियान, और इसी तरह रात को 1 से 2 के दरमियान, और सुबह फजर टाइम 6 से 7 के दरमियान। तो आपको ये टाइम नोट करना पड़ेगा स्टार्ट में। तो फ़र्ज़ करें ये एक मेरे जो प्रोजेक्ट समझ आ गया है, तो मैं इस पर बिड करता हूँ। हमने गिग सेलेक्ट कर लेनी, जो भी गिग है वो उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप जितना, मतलब कि यहाँ पर लिखना है हाय देयर, हाय डियर, हाय ब्रदर नहीं लिखना, कुछ लोग नहीं पसंद करते। हाय देयर से आप उसको मुखातब करें। तो स्टार्ट में ना क्लाइंट का प्रोजेक्ट को ब्रीफ कर दें, मतलब कि 30% ना उसका सोल्यूशन बता दें। तो क्लाइंट जब आपका प्रपोजल पढ़ेगा तो आपकी तरफ जो है ना वो आएगा, उसे लगेगा ये बंदा जो है ना वाकई सिंसियर, इसने मुझे 30% सोल्यूशन दे दिया तो बाकी भी ये काम कर लेगा। ये सबसे मेन जो तरीका है बिड विन करने का। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करने के बाद आपने अपना ना एक्सपीरियंस बता देने का है, मेरा ये इतना इतना एक्सपीरियंस। अगर नहीं भी एक्सपीरियंस तो आपने जो है ना वो तकरीबन 1 ईयर एक्सपीरियंस शो करवाना है। उसके बाद अगर आप बिडिंग कर रहे हैं नहीं आ रहा आपको जवाब, तो कुछ बिडिंग में ना आप ये लफ्ज़ लिखते हैं, आई विल प्रोवाइड यू फ्री मोकअप फॉर योर सेटिस्फिकेशन। मतलब कि उसकी सेटिस्फिकेशन क्या, आपने फ्री काम करके देना। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपको हायर कर लेगा। मतलब कि कुछ पॉइंट्स आप रख लें कि ये ना कि सारा काम ही आप उसको फ्री कर दें। मतलब जहाँ पे 30% सोल्यूशन बिड में दे रहे हैं तो 60% काम कर दें उसके, भाई बाकी काम जो है ना तो मुझे हायर करेगा तो मैं करके दूंगा। उसके बाद हमने बिड को क्लोज कर देना, लिख देना कि लुकिंग फॉरवर्ड योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स,
थैंक्स XYZ। तो इस तरह हमने बिड करनी है। तो डेली की बिड आप करें तो काम आपको आएगा, डेफिनेटली आएगा। उसके बाद जी हाउ टू बिड ऑन, ये भी हो गया। हाउ टू मेक टीम एंड आउटसोर्स द प्रोजेक्ट। मैंने टीम कैसे बनाई, मैंने जो है वो फेसबुक पे फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट जो है ना वो ग्रुप ज्वाइन किए, पेज ज्वाइन किए, ग्रुप ही ज्वाइन किए। तो वहाँ पर मैं जो है ना वो पोस्ट करता था कि मुझे फ़लाँ एक्सपर्ट चाहिए, फ़लाँ एक्सपर्ट चाहिए। तो जो जो नीचे कमेंट करते या मैसेज बॉक्स में आते थे उनसे मैं शॉर्ट इंटरव्यू करता था और उनको प्रोजेक्ट देता था कि ये प्रोजेक्ट है, उसकी प्राइस उससे डिसाइड कर लेता था और क्लाइंट से प्राइस डिसाइड करके मैं काम कर लेता। इवन मैंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं कि एक्सपर्ट की प्राइस लेके फिर मैं क्लाइंट को अपनी प्राइस बताता था कि भाई मैं इतने चार्ज करूँगा। बहुत से प्रोजेक्ट मैंने किए हैं। मेरे साथ 7 से 8 लड़के हैं जो वो काम कर रहे हैं, कुछ लड़कियां भी हैं जो काम कर रही हैं, और कुछ जो है ना वो 1 से 1.5 साल हो गया, मतलब ठीक चल रहे हैं। वो अपने प्रोजेक्ट की प्राइस बताते हैं तो मैं अपना मार्जिन रख के काम डिलीवर कर देता हूँ। तो इस तरह आप बिज़नेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब कि काम आया आगे दे दिया तो आप कोई और साइड बिज़नेस या कुछ और फ्रीलांसिंग में आगे मूव होना होना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आपको जो है ना वो ये पसंद आया होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये मेरा जो है ना वो सेमिनार आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो मैं एक चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अगर आप समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें फिर बैक टू बैक वीडियो आती रहेंगी। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।